नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगा कर रहे होंगे। तो हमारा चल रहा है अप्लाइड फिजिक्स सेकंड। मैथ की क्लास 2 दिन नहीं हो पाएंगी, शनिवार इतवार को। उसमें हमारा कुछ अलग चलेगा, उसमें हम फिजिक्स वगैरह कर लेंगे, ठीक है। तो हमने कल उसमें अपना सिलेबस के बारे में जाना था। 7 यूनिट थी इसमें, तो 7 यूनिट में पहली यूनिट कर रहे थे। तो पहली यूनिट में हमने क्या किया था, थोड़ा बेसिक देखा था वेव के बारे में, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी पढ़ी। इसमें हमारी वेव के बारे में पढ़ा था हमने। हाँ, तो सब बताओ वेव क्या होती है। हमने पढ़ा था पहला वेव, मतलब पहली यूनिट चल रही है हमारी। इधर लिख दूँ, वेव ओशन एंड इट्स एप्लीकेशन। तरंग गति और उसके अनुप्रयोग, ठीक है। दिख रहा था वेव मोशन एंड इट्स, ये का हमारी यूनिट, यूनिट फर्स्ट है। ये का हमारी यूनिट फर्स्ट। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं। हमने पढ़ा था वेव। वेव क्या होती है। वेव मतलब तरंग। तरंग मैं थोड़ा कल का रिवाइज करा देता हूँ आपको। वेव क्या होती है, तरंग। तो ये क्या होती है हमारी, इस तरह से होता है, ठीक है। ये क्या हमारी वेव। इसमें क्या है, ये हमारे पास ये रुका हुआ पानी था, इसमें हम लोग को कंकड़ फेंक दिया, ठीक है। कंकड़ फेंकने के बाद क्या हुआ, इसका जो कण है, पार्टिकल है, वो वाइब्रेट होने लग गई। तो वाइब्रेट होने के कारण क्या हुआ, इसमें वेव बननी स्टार्ट होगी। वेव मतलब डिस्टर्ब हो गया, ये डिस्टर्ब होने के बाद वेव बन गई इसमें। ये क्या हमारा पानी, रुका हुआ पानी था, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा था कि इसमें जब हमने कंकड़ डाला, उसमें हमारा जो मीडियम में जो हमारा पानी है रुका हुआ, वो डिस्टर्ब हो गया, विक्षोभ हो गया। तो इसी कारण जो हमारी इसमें डेवलप हुई थी वेव, तो इसको वेव कहते हैं, ठीक है। इसमें हमने वेव आया समझ में, तो ना कल का रिवाज करा रहा हूँ आपको मैं, 1 मिनट रुकना। ठीक है, कल का रिवाज कराता हूँ। इसमें क्या था, अब हमारे पास ये वेव होगी, ये वेव इस तरह से होगी। कौन सी वेव होगी हमारी, साइन वेव। साइन वेव बोलते हैं इनको, साइन वेव, यानी कि जिया तरंग भी बोल सकते हैं इनको। इसका फॉर्म मतलब इसमें क्या था, अब देखो ये हमारी साइन वेव होगी। अब इसमें हमारी कुछ प्रॉपर्टी थी, जो हमारे गुण थे, जिससे हमारी डेवलप होती है हमारी ये वेव लेंथ, यानी कि सॉरी वेव लेंथ, वेव। वेव क्या थी हमारी, जैसे वेव हमारी ये होगी। अब इसमें क्या था, इसकी कुछ प्रॉपर्टी गुण है, जिससे हम ये डिफाइन कर पाएंगे अच्छी तरीके से कि हम कहाँ पर अपना वो बना सकते हैं, तरंग बना सकते हैं। तो उसमें क्या, पहली प्रॉपर्टी क्या थी इसमें, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी इसमें, बताओ दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, फ्रिक्शन, यानी कि मिनिमम फ्रिक्शन, मिनिमम फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, यही थी ना, रेजिस्टेंस। तीसरी क्या थी हमारी, इनर्शिया। इनर्शिया इसे कहते हैं जड़त्व, ठीक है। इलास्टिसिटी का गुण क्या था, जो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाए, मतलब फोर्स लगाया जाए हमने किसी वस्तु पर। हमने किसी वस्तु पर फोर्स लगा दिया, फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, जब हमने फोर्स लगा दिया तो उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है। जो पहले थी उससे बदल गई। तो क्या सा इस इलास्टिसिटी में क्या होता है, जैसे हमने फोर्स हटाया तो वो अपनी ओरिजिनल अवस्था में वापस आ जाती है, तो उसे कहते हैं इलास्टिसिटी। अगर हमारे पास ये रुका हुआ पानी है, कोई हमारा कीचड़ ले लो, ये कीचड़ वाला पानी है, मड वाटर, ये हमारा कीचड़ वाला पानी है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जब पत्थर मारा, इसमें ना पत्थर मार दिया फेंक कर पानी, इसमें कीचड़ वाले पानी में, इसमें क्या होगा, इसमें वेव नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इसमें जो हमारी इलास्टिसिटी गुण है वो नहीं है। जितना हमारे पानी में क्या है, इलास्टिसिटी गुण पाया जाता है, इसमें हमारा इलास्टिसिटी गुण नहीं है। क्योंकि इसमें जब पत्थर मारेंगे तो एक होगा, अब
ये फैल तो जाएगा, फैलने के बाद अपनी स्थिति वापस नहीं आएगा कि चिपक जाएगा एक जगह। ठीक है, तो ये था इलास्टिसिटी गुण होना चाहिए। तो जब हमारा इलास्टिसिटी गुण हो गया, इसके बाद क्या होगा, मिनिमम फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। अब हमारी ये लेयर है, ये हमारी लेयर चल रही है, पानी हमारी लेयर है एक के ऊपर एक। ठीक है, इस तरह से लेयर चल रही है। इनमें क्या, इनमें जो कम फ्रिक्शन होनी चाहिए, फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम फ्रिक्शन होनी चाहिए। इसमें क्या है, ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब कम फ्रिक्शन होना चाहिए, कम घर्षण। ठीक है, इनर्शिया का जड़त्व, पानी को द्रव्यमान होना चाहिए, ये सब हमने कल पढ़ा था, पानी का द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक है, इसमें हमने कल पढ़ी थी टर्मोलॉजी, थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर, टर्मोलॉजी चल रही थी हमारी कल। उसमें हमने क्या करा था, पहले टर्मोलॉजी डिस्प्लेसमेंट हमने कल पढ़ी थी, इसमें डिस्प्लेसमेंट टर्मोलॉजी में, टर्मिनोलॉजी यानी कि शब्दावली, टर्मिनोलॉजी एंड शब्दावली बोलते हैं इसको, शब्दावली। आपको पता है शब्दावली क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर शब्दावली नहीं पढ़ोगे तो पूरे चैप्टर का सत्यानाश, यानी समझ नहीं आएगा। तो अब टर्मिनोलॉजी हमारी पहले हमने पढ़ ली थी, इसमें डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। ये क्या थी, मैं थोड़ा समझाता, कल मैं लिखवा देता इसके बारे में। डिस्प्लेसमेंट क्या है, जैसे कि हमारी कोई वेवलेंथ बनी थी, मतलब जो हमारी कोई मीन लाइन है, ये हमारी मीन लाइन है। ठीक है, मध्य रेखा है, इससे हमारी क्या बनी, वेवलेंथ बनी। ठीक है, बन गई। अब क्या, इसका एक पार्टिकल होगा यहाँ पर, कोई मीन पार्टिकल है, तो ये क्या करेगा, धीरे 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 आ जाएगा, मतलब धीरे धीरे चलता रहेगा इस तरह से। ठीक है, जैसे यहाँ पर कोई आया पॉइंट, तो ये मीन लाइन से इसकी परपेंडिकुलर होगी 90 डिग्री पर। ठीक है, मतलब 90 डिग्री पर, मध्य रेखा से 90 डिग्री में कौन जो 90 मध्य रेखा से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इतना समझ में आया। इतना समझ में आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट था आपका। अब क्या है इसमें, अगला पॉइंट है इसमें हमारा एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम, एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम। अभी आयाम क्या मुसीबत है, आयाम क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे कि आयाम होता है, जैसे हमारे पास ये मेन लाइन है, ये हमारी वेवलेंथ चल रही है इस तरह से। ठीक है, वेवलेंथ चल रही है हमारी इस तरह से। इसमें क्या होगा, जैसे हमारा वो पार्टिकल था, मतलब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था, ये वाला डिस्प्लेसमेंट ये कहाँ पर ज़्यादा मैक्सिमम हो जाएगा, ये इस वाले पॉइंट पर ज़्यादा मैक्सिमम होएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा यानी कि ज़्यादा विस्थापन, यहाँ पर क्या हुआ, ज़्यादा विस्थापन हो गया। इस विस्थापन को दूरी भी कहते हैं, ज़्यादा विस्थापन हो गया, दूरी होगी। ठीक है, अब ये मिड लाइन मतलब अधिकतम विस्थापन को ही आयाम कहते हैं, अधिकतम विस्थापन को ही आयाम कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को, क्या है, अधिकतम विस्थापन को ही आयाम कहते हैं, अधिकतम। ठीक है, अब क्या है, जैसे हमारे पास यहाँ पर कण था, कोई यहाँ पर कण था, तो ये कण यहाँ पहुंच गया। अब इस माध्य रेखा से इस कण तक की दूरी क्या कहलाती है, हमारी एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम, अधिकतम दूरी होती है। ठीक है, इसमें लिख लो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसमें लिखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। आपको दिख रहा था ना, देखो दिख तो रहा भाई, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ऑफ द पार्टिकल्स, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम इट्स मीन लाइन, साथ कर लिखवा दी थी मैंने डेफिनेशन, फ्रॉम इट्स मीन लाइन। तो इसमें क्या था, किसी भी कण, जैसे ये रहा, इसमें लिखो हिंदी में, किसी भी कण
किसी भी कर्ण का माध्य रेखा से, किसी भी कर्ण यानी कर्ण ये माध्य रेखा, ठीक है, हमारी माध्य रेखा, किसी भी कर्ण माध्य रेखा से, माध्य रेखा से अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। ठीक है, मध्य रेखा से अधिकतम दूरी है, विस्थापन कह दो, अधिकतम दूरी आयाम कहलाते हैं, आयाम कहलाता है। इसे ऐसे प्रदर्शित लिखा, ऐसे प्रदर्शित, भाई हिंदी में देख लेना, ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ऐसे प्रदर्शित करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंट ए। ठीक है, इतना समझ आया सभी को? आयाम क्या होता है? एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड क्या है? माध्य रेखा से अधिकतम कर्ण तक की दूरी होती है। माध्य रेखा है हमारे पास किसी भी कर्ण की, माध्य रेखा से, ये कर्ण होगा किसी भी कर्ण की, कोई भी कर्ण सही हमारा है, किसी भी कर्ण की माध्य रेखा से अधिकतम दूरी है ना, यहाँ पर तो मैक्सिमम है, मतलब मिनिमम है, यहाँ भी ये अधिकतम दूरी है, यहाँ पर क्या है? न्यूनतम दूरी हो जाएगी, नीचे की तरफ ये अधिकतम दूरी, ये न्यूनतम दूरी, ये क्या होगा? माइनस में आयाम हो जाएगा, ये पॉजिटिव में आयाम हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए लिखो, सबको दिख रहा? ठीक है, इसमें कोई डाउट होता पूछ लेना। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टर्मोलॉजी पर। हमें नेक्स्ट टर्मोलॉजी है टाइम पीरियड, तीसरी है टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल। इसको किस से लिखते हैं हम? टी से। ठीक है, अब टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड सही बताओ, टाइम पीरियड क्या होता है? मतलब टाइम पीरियड होता है जैसे हमारे पास ये कोई है, हमें कोई ये माने तरंग, टाइम पीरियड का एक चक्कर में कितना समय लग रहा है तरंग बनने को, मतलब एक चक्कर में कितना समय लग रहा है उसे कहते हैं हम टाइम पीरियड। एक पूरी तरंग कब बनेगी? जब पूरा एक चक्कर लग जाएगा। एक चक्कर कितना लगेगा? एक चक्कर हमारा पूरा एक चक्कर, इसमें कितना समय लग रहा है हमारा? यहाँ तक का कितना समय लग रहा है? कहेंगे आवर्तकाल। क्या कहेंगे? आवर्तकाल। इतना समझ में आ रहा सबको? आवर्तकाल की डेफिनेशन हमको समझ में आ गई? एक चक्कर में मतलब एक पूरी तरंग में कितने चक्कर में मतलब एक पूरी तरंग बनने में कितना लग रहा समय, कितना लगने वाले समय को कहते हैं आवर्तकाल। इसमें ये लिखना, तो इसमें लिख लो टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन फुल, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन फुल वेव, वन साइकिल, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन फुल वेव यानी कि एक पूरी तरंग बनने में लगने वाले समय को कहते हैं हम क्या? टाइम पीरियड। इसमें लिख लो एक पूरी तरंग, एक पूरी तरंग, एक पूरी तरंग बनने में, एक पूरी तरंग एक चक्कर, एक पूरी तरंग एक चक्कर में, एक पूरी तरंग एक चक्कर में लगने वाला समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। लगने वाला समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। इस प्रकार टी से प्रदर्शित करते हैं टाइम टेकन टू कंप्लीट वन फुल वेव वन साइकिल यानी कि एक पूरी तरंग हमारी है,
ये पूरी तरह एक चक्कर में लगने वाला समय, मतलब एक तरंग हमारी, उसमें कितना समय लग रहा है चक्कर में, उसे कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है मात्रक, इसका मात्रक होता है, सब बच्चे बताओ इसका मात्रक क्या होगा, टी का, टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड का मात्रक होता है सेकंड में, क्या होता है सेकंड, या इसे लिख सकते हैं हम घंटों में, घंटे, यानी कि सेकंड या हावर, इस तरह से सेकंड या हावर में लिख सकते हैं इसको। इसका मात्रक क्या हो, सेकंड या हावर। अब क्या है, इसको टी से प्रदर्शित करते हैं, ये मैंने बताई दिया आपको। तो ये था टाइम पीरियड हमारा, तीसरी टर्मिनोलॉजी हमारी, इसे सभी बच्चे नोट करो जल्दी। इतना नोट कर लिया सबने। अब चलते हैं अगली, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जब तक आपको टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आएंगे जब तक, और थोड़ा तेज से चलना पड़ रहा है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, टाइम कम है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है इसमें, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं हिंदी में, आवर्ती, यानी फ्रीक्वेंसी का आवर्ती। ये क्या है, ये हमारी एक सेकंड में तय किए गए चक्करों की संख्या, मतलब एक सेकंड में कितने चक्कर तय कर रही है। जैसे हमारे पास ये है, अगर मिल लाइन है ये, तो एक सेकंड में कितने चक्कर तय कर रही है। अब बताओ एक सेकंड में कितने चक्कर तय कर रही है इसने, एक सेकंड में, इसकी फ्रीक्वेंसी बताओ कितनी है भाई, एक सेकंड में कितने चक्कर तय करे भाई। तो देखो ये क्या होगा हमारा, यहाँ होगा एक चक्कर, फिर दूसरा चक्कर, तो एक सेकंड में कितनी इसने चक्कर लगाए, मतलब कितनी दूरी तय करी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, दो चक्कर कराए। ठीक है, तो इसमें क्या लिखोगे, एक चक्कर में, इसमें लिखो एक चक्कर में, इसमें लिखो एक सेकंड में, देखो एक सेकंड में द नंबर ऑफ साइकिल, द नंबर ऑफ साइकिल, द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट, द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट, कंप्लीट इन, कंप्लीट इन वन सेकंड, कंप्लीट इन वन सेकंड, कंप्लीट इन वन सेकंड, यानी कि एक सेकंड में, यानी कि एक सेकंड में, एक सेकंड में, एक सेकंड में तय किए गए, एक सेकंड में तय किए गए, किए गए चक्करों की संख्या, तय किए गए चक्करों की संख्या क्या कहलाती है, आवर्ती, आवर्ती कहलाती है। इसे कहा से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से, लिखते हैं स्मॉल एफ से। ठीक है, इसमें क्या है, द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन वन सेकंड, यानी कि एक सेकंड में तय किए गए चक्करों की संख्या को क्या कहते हैं, आवर्ती। एक सेकंड में कितने चक्कर तय कर रही है वो क्या कहते हैं, आवर्ती। इसका फॉर्मूला लिख लो, इसका फॉर्मूला है स्मॉल एफ है, स्मॉल एफ से डिवाइड करते हैं 1/T। ठीक है, आवर्ती का फॉर्मूला। इसका मात्रक भी और लिख लो, इसका मात्रक है, इसका मात्रक क्या होगा, 1/T का, भाई टी का क्या होगा सेकंड, तो 1/T क्या होगा पर सेकंड, तो ये लिख लेना प्रति, यानी कि पर सेकंड, पर सेकंड, या फिर सेकंड इनवर्स। ठीक है, मात्रक लिख सकते हैं पर सेकंड या सेकंड इनवर्स, यानी कि 1/2 या सेकंड इनवर्स। तो ये वाली क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसे आप नोट करो।
इतना नोट कर लिया। अब चलते हैं अपनी इससे अगली वाली नेक्स्ट टर्मोलॉजी पर, जो कि हमारी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी 5वें नंबर की हमारी एंगुलर वेलोसिटी से हिंदी में क्या कहेंगे, कोणीय वेग या दूरी, कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग। ये क्या होती है हमारी, जैसे हमारे पास वो मेन लाइन है, एक है रुकना, बात भाषा हो रही है, काम चल रहा है ना। अब देखो ये मेन लाइन है भाई, सो भी काम चल रहा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना यार दोस्त, थोड़ा मैनेज कर चलना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या ये बना हुआ, साइन वेव, साइन वेव बन गए, साइन वेव। साइन वेव बन गया। अब साइन वेव क्या है, साइन तरंग ज्या तरंग क्या है, इसमें क्या होगा, अब ये यहाँ पे ये तो जीरो होगा, ठीक है, ये क्या होगा 2 पाई, नहीं पाई होगा, ये पाई, ये क्या होगा 2 पाई, ठीक है, इस तरह चल रहा है 2 पाई, फिर 3 पाई, 4 पाई, ठीक है। अब साइन वेव, कोने वेव का क्या मतलब है कि एक चक्कर में जो साइन वेव है, एक चक्कर में कितने डिग्री कोण तय कर रहा है, उसे कहेंगे हम कोणीय वेग। एक चक्कर में कितने डिग्री कोण तय कर रहा है, इसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। द एंगल फॉर्म्ड बाय द पार्टिकल, इसमें लिख लो, द एंगल फॉर्म, भैया कितना चक्कर है, एक चक्कर है, देखो पहले सब समझा, पूरा कितना एक चक्कर, तो एक चक्कर में कितना तय कर रहा है 2 पाई, यानी कि 2 पाई तय कर रहा है इसका कोण, जितना कोण पहले कितना चल रहा है, 2 पाई कोण चल रहा है, मतलब 360 डिग्री चल रहा है, मतलब एक चक्कर कितना चलता है हमारा 2 पाई। ये सब ध्यान रखेंगे, एक चक्कर हमारा कितना वेव, इसमें साइन वेव में 2 पाई, तो इसमें क्या लिखोगे हम, इसमें लिख लो द एंगल फॉर्म्ड बाय, द एंगल formed by the angle formed by particle, by the particle, by the particles, by the particles with respect to, किसके सापेक्ष, समय के, with respect to time, with respect to time, with respect to टाइम टेकन विथ, देखो द एंगल, एंगल ऐसे लिखा जाता है, एंगल हाँ सही है, एंगल यानी कोण, द एंगल फॉर्म्ड बाय द पार्टिकल, यानी कि एंगल कितने बन रहा पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के सापेक्ष में, टाइम टेकन, टाइम टेकन नोन एज क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एक होगा एंगुलर वेलोसिटी, द एंगल फॉर्म्ड बाय, डेफिनेशन लिख लो उसे, लिखो द एंगल फॉर्म्ड बाय, द एंगल फॉर्म्ड बाय द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू टाइम टेकन एज एंगुलर वेलोसिटी। हिंदी में लिखा उसे, किसी भी कण द्वारा, किसी भी कण द्वारा, किसी भी कण द्वारा, किसी भी कण द्वारा, क्या लिखोगे, किसी भी कण द्वारा, लिखो जल्दी, किसी भी कण द्वारा समय के सापेक्ष, किसी सापेक्ष, समय के सापेक्ष, किसी भी कण द्वारा क्या होता है, समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष
होता है? समय के सापेक्ष बनाया गया कोण, बनाया गया कोण, बनाया गया कोण। तरंग या कण, तरंग या कण, तरंग मतलब तरंग का या कण का, तरंग या कण, तरंग या कण का क्या कहलाता है? कोणीय विस्थापन का कोणीय, दिख रहा है अपना, कोणीय वेग कहलाता है, कहलाता कोणीय वेग कहलाता है, कोणीय वेग कहलाता है। दिख रहा देखो, जल्दी कर लो पूरा, जल्दी फटाफट, वो भी थोड़ा सा हमें जल्दी आगे मेरा आ भी। इसमें क्या, किसी भी कण द्वारा समय के सापेक्ष बनाया गया कोण तरंग या कण का कोणीय वेग कहलाता है। तरंग या कण का कोणीय वेग, तरंग या कण का कोणीय वेग, समझ में आ गया ना? आप लिख लो, मैं बोल रहा हूँ ना, कोणीय वेग कहलाता है, कोणीय वेग कहलाता है। ठीक है, इसे हम से मिटा दे रहे हैं, एक सेकंड रुकना। ठीक है, तो अब इसको साफ कर दो हम। हमारे पास चला लास्ट, मतलब सिक्स्थ हमारा सिक्स्थ वेवलेंथ। वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य इसे कहते हैं लैम्डा। इसमें क्या होता है, जैसा हमारे पास ये कोई तरंग है, अब देखो समझो, अब ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट क्या होता है पहले तो समझ लो। मतलब पहले तो समझ लो, ये रैखिक दूरी होती है, तरंग दैर्ध्य रैखिक लीनियर डिस्टेंस है। अब देखो इसे समझ लो, इसमें क्या, ऊपर वाला पार्ट जो है हमारा वो तो होता है हमें सुरंग, यानी कि शिखर बोल सकते हैं, शिखर ये है, इसे बोलते हैं नीचे गिरत। इसे क्या बोलेंगे हम, इस वाले पॉइंट को सुरंग यानी कि क्रस्ट, इसे क्या बोलेंगे, इस वाले पॉइंट को गिरत, गर्त बोल दो। इसे क्या करेंगे, ट्रफ। ठीक है, अब ये बताओ मुझे, ये वाला पॉइंट कौन सा, सुरंग है या गिरत है? आप बोलोगे कि सुरंग, ये वाला पॉइंट सुरंग है। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या, गिरत, ये पॉइंट गिरत। अब इन दोनों के बीच की दूरी को कहते हैं हम लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ। तो इसमें क्या लिखोगे, वेवलेंथ क्या होती है, सुरंग और सुरंग और गिरत, यानी सुरंग और गिरत, मतलब सुरंग और गिरत माने सुरंग सुरंग के बीच में और गिरत गिरत के बीच में दूरी भी कह सकते हैं। इसमें लिखो कर्मागत, सुरंग भी है, कर्मागत में सुरंगागत गर्त भी है, इन दोनों के बीच की दूरी को लैम्डा कहते हैं। तो इसमें लिख लो दो कर्मागत, दो कर्मागत, ये एक ही होगा, एक ही होगा, एक ही होगा, एक ही होगा। इसमें लिख लो दो कर्मागत, दो कर्मागत, दो कर्मागत क्या है, सुरंग तथा गिरत। तो दो कर्मागत हो गए, दो दो पॉइंट है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, ये क्या होगा सुरंग, ये क्या होगा गिरत। तो दो कर्मागत सुरंग तथा गिरत के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तरंग दैर्ध्य कहलाती है। इसे नोट करो, हिंदी वाली को भी इंग्लिश वाली में लिखवाता हूँ अभी, पहले देखता हूँ उसमें, मुझे एक सेकंड कैमरा सेट करना पड़ेगा यार, कहाँ गया, हाँ लास्ट 5 मिनट है, 5 मिनट में चला जाऊँगा। तो ऐसे लिख लो, इसमें लिख लो द 2 पॉइंट द कॉन्स्टिट्यूटिव डिस्टेंस
कॉन्स्टिट्यूटिव डिस्टेंस, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन, ये बिटवीन लिखा मैंने इस तरह से, क्रस्ट एंड क्रस्ट एंड ट्रफ, एक ट्रफ, द कॉन्स्टिट्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ इज नोन एज क्या, वेवलेंथ, इनकी लैम्डा, लैम्डा देख लेना, वेवलेंथ। ठीक है, तो सबको समझ में आया। वेवलेंथ, द कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंस बिटवीन क्रस्ट एंड ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ, लैम्डा को क्या, वेवलेंथ, ठीक है। तो इतना सबको समझ में आया। अब चलते हैं सातवें अपने पॉइंट पर, तो लास्ट हमारा, लास्ट क्या है हमारा, फेस का लॉ। फेस क्या होता है, फेस क्या होता है, जैसे हमारे पास कैसे समझ लो, जैसे हमारे पास की, जैसे आपकी या आप किसी दोस्त की हमें पोजीशन या फिर पोजीशन या डायरेक्शन पता करनी है, तो वो क्या होता है, कलम आता है। जैसे हम उसके बारे में बता सकते हैं कि वो उस जगह पर है, तो उसकी क्या होगी, डिस्टेंस पता चलेगी। वो किस दिशा में जा रहा है, उसकी क्या होगी, पोजीशन, मतलब डायरेक्शन पता चलेगी। तो पोजीशन और डायरेक्शन को बताता है हमारा कलम, ठीक है। पोजीशन और डायरेक्शन को बताता है हमारा कलम। अब ऐसी इसमें तरंग में, इसमें क्या, जैसे हमारे पास ये है, अब इसकी पोजीशन, यानी कि इस पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पर है, इस पार्टिकल की पोजीशन कहाँ है, इस पार्टिकल की पोजीशन कहाँ है। जैसे हमें इस पार्टिकल की पोजीशन पता करनी है, तो इसमें क्या करनी पड़ेगी, पोजीशन पता करनी पड़ेगी और डायरेक्शन पता करनी पड़ेगी। तो तब कहेंगे उसको हम कला। इसमें किसी भी कण की समय के साथ, ये एक निश्चित समय पर किसी भी कण की, किसी भी कण की किसी भी समय, किसी भी कण की किसी भी समय, सॉरी निश्चित नहीं, अनिश्चित समय हो गया था। किसी भी कण की किसी भी समय, किसी भी कण की किसी भी समय स्थिति, स्थिति और दिशा बताना क्या कहलाता है, फेस कला कहलाता है। किसी भी स्थिति, किसी भी कण या किसी भी समय स्थिति और दिशा बताना, किसी भी कण किसी भी समय स्थिति, किसी भी समय स्थिति और दिशा बताना कण की, ठीक है। तो समझ लो इंग्लिश में, द टू डिफाइन पोजीशन एंड डायरेक्शन, टू डिफाइन पोजीशन एंड डायरेक्शन, टू डिफाइन पोजीशन एंड डायरेक्शन क्या है फिर, ऑफ ए पार्टिकल्स, ऑफ ए पार्टिकल्स के बाद क्या लिखो, ऑफ ए पार्टिकल्स एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, मार्कस होगा, एट एनी इंस्टेंट, इंस्टेंट टाइम इज नोन एज, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज क्या है, फेस, यानी कला, ठीक है। इतना सबको समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल मिलते हैं अपने अगले सेशन पर, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो हमें कुछ टर्मिनोलॉजी थी, अभी थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी सेटअप ऐसी है हमारा, मतलब कि काम वाम चल रहा है यहाँ पर, तो इस वजह से। तो चलते हैं हम, कल मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।